तो बच्चों यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो कि प्लेन मिरर से लिया गया है और बहुत इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी ट्रिकी है बट बहुत इजी है। क्वेश्चन कहता है टू प्लेन मिरर A and B are aligned parallel to each other as shown in the figure. A light is incident at an angle of 30 degree at a point just outside one end of A. The plane of incidence coincide with the plane of the figure. The maximum number of times the rays undergoes reflection before it emerges out is what? हिंदी में समझिए और आराम से समझिए। कहता है कि दो प्लेन मिरर है, ठीक है। दो प्लेन मिरर है, कौन कौन सा है? तो एक है ए और दूसरी है बी। इस ए और बी के बीच की डिस्टेंस कितना है? 0.2 मीटर दिया हुआ है। ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को कि ये दो प्लेन मिरर है, कौन कौन सा? तो एक प्लेन मिरर है बच्चों ए, दूसरा है बी, और ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना है? 0.2 मीटर। और इस प्लेन मिरर की जो लेंथ है वो भी दिया हुआ है कि इस प्लेन मिरर की लेंथ कितना है? तो 2√3 मीटर, यानी कि लेंथ ऑफ मिरर दिया हुआ है आपको 2√3 मीटर, ठीक है। और दो प्लेन मिरर के बीच के डिस्टेंस जो इसको हम डी अगर मान लें तो यहाँ पे डी आपको दिया हुआ है बच्चों 0.2 मीटर। क्लियर। अब कहता है कि एक रेज ऑफ लाइट जो है वो आकर यहाँ पे पॉइंट ए पर इंसिडेंस होती है, तो आपको बताना है कि इस प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन होने के बाद टोटल कितने रिफ्लेक्शन के बाद जो है वो यहाँ से इमर्ज होके आउट होगी, यानी कि यहाँ से आउट होगी, इमर्ज आउट यानी कि यहाँ से बाहर निकलेगी, टोटल कितने रिफ्लेक्शन के बाद, ठीक है। तो आपको पता होगा कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अनुसार क्या कहता है कि एंगल आई हमारा इक्वल होना चाहिए एंगल आर का, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हियर एंगल आई मींस एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल आर मींस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होना चाहिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का, यानी कि अगर ये इंसिडेंस रे यहाँ पर 30 डिग्री पर इंसिडेंस हो रही है तो यहाँ पर जो रिफ्लेक्शन जो होगी वो भी कितने डिग्री पर होनी चाहिए? तो ये भी होनी चाहिए 30 डिग्री पर। तो अगर आप इसका एक सही से ढंग से अगर मैं इसका अगर फिगर बनाऊं तो ये यहाँ पर एक सबसे पहले हम इस नॉर्मल को एक ड्रा करते हैं, क्योंकि ये पॉइंट किस तरह का बिहेव करेगा? नॉर्मल की तरह। अगर एक लाइन नॉर्मल की तरह बिहेव करता है और यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंट रे अगर इस तरह से है तो ये नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच बनने वाली एंगल जो है वो कहला जाएगी एंगल आई, और ये एंगल आई हो जाएगी बच्चों 30 डिग्री के इक्वल। क्लियर। अब जब यहाँ से जब रिफ्लेक्शन होगा तो रिफ्लेक्टेड रे को अगर हम ऐसे ड्रा करते हैं तो एंगल आई इक्वल होना चाहिए एंगल आर के बराबर, यानी कि हमारा रिफ्लेक्टेड रे भी कितनी होनी चाहिए? 30 डिग्री। क्लियर। 30 डिग्री, ये देखिए 30 डिग्री। तो जब एंगल आई और एंगल आर इक्वल है, यानी कि अगर एंगल आई यानी कि ये वाला एंगल 30 डिग्री है तो ये वाली एंगल भी कितनी होंगी? 30 डिग्री। क्लियर। यहाँ तक बातें क्लियर, समझ में आई बातें? अब देखिए कि जब इंसिडेंट रे इस तरह से इस पॉइंट पर इंसिडेंस होती है तो रिफ्लेक्शन में जब जाती है कुछ इस तरह से, तो यहाँ पर कुछ न कुछ इस तरह से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ठीक है। ठीक इसी तरह से जब यहाँ पर इंसिडेंट होगी तो फिर यहाँ पे अगर हम नॉर्मल ड्रा करें तो यहाँ पे जब नॉर्मल ड्रा करेंगे तो जितने डिग्री पर यहाँ पर इंसिडेंस हो रही है उतना ही डिग्री पे यहाँ पे क्या होगी? इस तरीके से ऐसे रिफ्लेक्शन होगी। क्लियर। फिर जब रिफ्लेक्शन होगी तो देखेंगे कि इसने क्या करा कि पहले स्लॉट में इसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, दूसरे स्लॉट में इसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है। फिर जब यहाँ पे अगर हम नॉर्मल ड्रा करेंगे तो फिर इस तरीके से क्या होगा? फिर इस तरीके से रिफ्लेक्ट करेगा। बात समझ में आ रही है? और इस तरह से पूरी तरह से ये इस तरह से रिफ्लेक्ट होते चलेगा और रिफ्लेक्ट होते होते फाइनली इस दोनों ग्लास से बाहर निकलेगी। तो टोटल कितने बार रिफ्लेक्शन होगा हमें ये कैलकुलेट करना है। तो अगर मैं इसका एक अच्छा सा डायग्राम बनाऊं कि ये हमारा नॉर्मल है, बात को समझिएगा अच्छे तरीके से, ये हमारा क्या है? नॉर्मल है। अच्छा, ये नॉर्मल किसके बराबर हो सकती है? इस नॉर्मल की लेंथ किसके बराबर हो सकती है? तो इस डी के बराबर, यानी कि दो जो इन दोनों मिरर के बीच में गैप है डी जिसको हम मान लिए हैं, यानी कि 0.2 है, इसके बराबर होगी, ठीक है।
ये होगी बच्चों हमारा एंगल ऑफ सॉरी, ये हो गई हमारा इंसिडेंस रे, ये हो गई हमारा इंसिडेंट रे जो कि कितना है 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी हमारा कितना होना चाहिए, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो भी हमारा सॉरी इंसिडेंट रे सॉरी रिफ्लेक्टेड रे, हाँ ये तो हमारा रिफ्लेक्टेड रे है। तो ये जो हमारा रिफ्लेक्टेड रे जो रहेगा हमारा, ये भी कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, तो ये भी बनाएगा 30 डिग्री का। क्लियर, ये कितने का 30 डिग्री का। अब ध्यान से देखिए कि जब ये रिफ्लेक्टेड रे एंगल यहाँ पे 30 डिग्री का बना रहा है, तो इस वक्त में ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कुछ न कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। क्या कर रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको पूरा मैं नाम दे दूं, यहाँ पे इसको मैं नाम देता हूँ ए, इसे रखता हूँ बी और इस पॉइंट को नाम देता हूँ सी। तो अगर ध्यान से देखिए कि ट्रायंगल ए बी सी में ट्रायंगल ए बी सी में एंगल साइड साइड ए बी जो है वो किसके बराबर होगा, तो अगर ये एंगल 30 तो ये क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर, ये कहला जाएगा बेस, ये कहला जाएगा हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज, ठीक है, हाइपोटेन्यूज बेस और परपेंडिकुलर। तो एंगल ए बी किसके बराबर है, बेस के बराबर, सॉरी एंगल ए बी नहीं, बार बार इतना मिस्टेक क्यों रहा पता नहीं। तो साइड ए बी किसके बराबर है, बी के बराबर, और फिर हमारा साइड बी सी किसके बराबर है, परपेंडिकुलर के बराबर, और साइड जो हमारा ए सी है वो किसके बराबर है, हाइपोटेन्यूज के बराबर। तो अगर इस ट्रायंगल में अगर मैं tan 30 का वैल्यू लिखूं, tan 30 बराबर क्या मैं लिख सकता हूँ कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और अगर मैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिख सकता हूँ तो यहाँ से मैं परपेंडिकुलर इक्वल टू बेस tan 30 ऐसा भी लिख सकता हूँ। और अब यहाँ से हमारा जब ये परपेंडिकुलर की जो वैल्यू आएगी वो किसके बराबर हो जाएगी, तो यही परपेंडिकुलर हमारा डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन वन रिफ्लेक्शन। ध्यान से यहाँ पे कि हमारा जो P जो निकलेगा परपेंडिकुलर, वो क्या निकलेगा, परपेंडिकुलर निकलेगा हमारा डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन वन रिफ्लेक्शन। यानी कि एक रिफ्लेक्शन में ए लाइट जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो किसके बराबर होगी, तो वो बराबर में होगी पी के बराबर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक रिफ्लेक्शन में वो लाइट जो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो यहाँ से हमारा जाएगा P इक्वल टू बी। अब यहाँ पे देखिए जो B है इस लाइन के बराबर, ये लाइन किसके बराबर है, तो इन दोनों मिरर के बीच की जो डिस्टेंस है, यानी कि दोनों मिरर कितने डिस्टेंस पर सेपरेट है, तो 0.2 के, यानी कि D के बराबर। तो B की जगह लिख सकते हैं D tan 30, और जब ऐसा लिख सकते हैं तो यहाँ से हमें मिलेगा, क्या मिलेगा कि P इक्वल टू D की वैल्यू कितनी है 0.2 इंटू tan 30। यहाँ से जगह P इक्वल टू 0.2 इंटू टेन 30 का वैल्यू पुट करना, 0.2 इंटू 1030 कितना होता है 1/√3। तो यहाँ से P इक्वल टू मिल जाएगा बच्चों 0.2√3। कोई दिक्कत यहाँ तक। तो अब ये हमें यहाँ से मिल गया कि ये जो लाइट है वो एक रिफ्लेक्शन में कितना, तो 0.2/√3 मीटर का डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल करेगा। क्लियर। तो जब हमें पता चल गया कि एक रिफ्लेक्शन में ये 0.2/√3 डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है 2√3 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस जब इसे 2√3 मीटर ट्रेवल करना है तो इतने मीटर में कुल कितना रिफ्लेक्शन होगा, कैसे निकालेंगे हम, कैसे निकालेंगे बताओ थोड़ा सा। जब हमें एक रिफ्लेक्शन में इतना, तो इतने मीटर, एक रिफ्लेक्शन में अगर इतना मीटर तो कुल इतने मीटर में कितना रिफ्लेक्शन। सिंपल सा है, आप यहाँ पर यूनिटरी मेथड लगा दो, सिंपल सा, बहुत आसानी से निकल जाए। कैसे, देखिए हमें पता है कि 0.2√3 मीटर में कितना एक रिफ्लेक्शन, तो एक मीटर में कितना हो जाएगा 1/0.2√3। तो इसलिए कितना कर रहा है हमारा 2√3 मीटर में, 2√3 मीटर में कितना हो जाएगा, हो जाएगा कि 2√3 अपॉन 0.2√3।
क्लियर। आप इसको सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आप ऐसे भी इसको आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कि 2√3/1 इंटू √3 चला जाएगा ऊपर अपॉन 0.2 आ जाएगा नीचे। तो यहाँ से हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, तो आप इसको, मैं इसको सॉल्व करके यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा कि 2 इंटू √3 हो जाएगा 3 इंटू, अच्छा एक चीज़ और सब देख सकते हैं कि जो 0.2 है, यहाँ से अगर मैं 0.2 को अगर हटाऊँ तो ऊपर में हो जाएगा 10, नीचे में आ जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, यहाँ से आ जाएगा 30। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 30 टाइम्स। यानी कि ये जब तक ये लाइट यहाँ से इमर्ज आउट करेगी, यहाँ से इंसिडेंट होने के बाद जब यहाँ से इमर्ज आउट करेगी तो टोटल कितना रिफ्लेक्शन करेगा, 30 टाइम्स। यानी कि वो टोटल इसके अंदर में 30 बार रिफ्लेक्शन करेगा, तब वो लाइट जो है वो बाहर इमर्ज आउट होगी। बात समझ में आएगी। अगर बात समझ में आई तो प्लीज़ आप वीडियोस को लाइक करें और कमेंट करें। देखो आप कमेंट नहीं करते यार, आप वीडियोस देखते हो लेकिन कमेंट नहीं करते, बहुत गलत बात है। आप कमेंट जरूर किया करो, ठीक है ना। आप कमेंट करो, देखो कमेंट करके आप कुछ भी पूछ सकते हो, कुछ भी जानकारी हासिल कर सकते हो। और आपका एक एक कमेंट जो है वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, बहुत इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो प्लीज़ आप कमेंट करा करो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।